मैं तो कोई पॉलिटिशियन हूँ, न मैं कोई पुलिस का आदमी हूँ। मैं एक लोगों के सवाल, जनता से जुड़े मुद्दे, जो समय की मांग है, जो समय कह रहा है, जो दिखाना चाहिए, जो ट्रुथ है, उसको सामने लाना मेरा फर्ज है। मैं लाते रहूँगा। हम तो फेसबुक को भी पूछेंगे, हम जाएंगे, हम तो लीगल तो लड़ाई तो लड़ेंगे, हम तो प्रूव करेंगे कि हमारी खबरों से कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला नहीं है। हम तो बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को दिखा रहे थे। आप कह रहे हो कि उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। ये बात हमें अभी तक पता चली है और मेरे को पता था। मैं आज पिटा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ मैं कल और पिट जाऊँगा कहीं पर, क्योंकि अगर यही पर पार्टी जारी रही तो अगर ऐसा है तो है, चिंताजनक तो है। और कभी सपने में भी नहीं सोचा, कभी सपने में नहीं सोचा। बार बार सवाल उठ रहा है कि मेरी खबर से, मेरी पत्रकारिता से किसी को परेशानी है। मैं कहता हूँ अगर होती, मुझे इतना विश्वास तो है उत्तराखंड के लोगों पर। मैं तो कह रहा हूँ छोटा सा उत्तराखंड है, यहीं पर PHQ है, हमारे ऑफिस से तो बहुत नज़दीक है। हमें फ़ोन कर लेना, क्या दिक्कत है। MKP चौक से जब मैं आगे जा रहा था, उस पूरे इलाके में जितने लोग बाइक वाले, बाइक सवार इधर से उधर जो भी जा रहे थे, कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के नहीं दिखा, नंबर 1। और कोई भी आदमी, कोई भी ऐसी 2 व्हीलर नहीं था जिसमें 3 लोग बैठे, वो इकलौता ही था। उसको पकड़ना तो बहुत आसान। पंच लगना शुरू हो जाएंगे वो, आप किसको देख पाएंगे, आप अपना बचेंगे क्या करें। मेरा हेलमेट इधर गिर रहा है, मेरा फ़ोन उधर जा रहा है, और मुझे ये डर लग रहा है कि आप ये क्या निकालेंगे, कौन सा हथियार निकालेंगे, मुझ पर हमला करेंगे। मैं जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। कल राजधानी देहरादून में एक बहुत ही दुखद घटना घटित होती है। ज्यादा न्यूज दिखाता है, अगर आगे कहीं यहां दिखाई दिया या न्यूज चलाई तो जान से मार देंगे। ये आरोप एक पत्रकार के नहीं, ये आरोप है उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के, जिससे हर किसी की आस जुड़ी होती है। जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की उम्मीदें भी डगमगाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ को ही याद करता है। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ देखा आपने कि तमाम जो वो जज थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया को इनवाइट किया और अपनी पीड़ा बताई। लेकिन अब वही मीडिया पर अगर हमला हो तो वो मीडिया अपनी पीड़ा कहां बताए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो हमले की हम बात कर रहे हैं, वो हमला हुआ है कल। पत्रकार हेम भट्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई संस्थानों में नौकरी कर चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता को असहज भी करते हैं। ऐसे में इस हमले के पीछे कोई साजिश है या ये रोड रेज की घटना है या कुछ और, ये एक बड़े सवाल है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हेम भाई। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा है अब? स्वास्थ्य ठीक है। मेरे चोट थी अपर लिप के नीचे, यहाँ स्टिचेस लगे हैं 4-5, और कुछ चेस्ट पर और पेट में थी। एक दांत है, दांत हिल गया, उसे बनाना है, और ठीक हूँ। और कल करीब 1.5-2 घंटे हॉस्पिटल में मुझे रखा। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी उस समय, और उसके बाद उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने बोला कि बाकी सब ठीक लग रहा है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप आके चेक करा सकते हैं। ठीक हूँ फिलहाल। भाई इन शॉर्ट, अब तो हमने देखा, आपने फेसबुक पोस्ट भी डाली, आपने भी कमेंट किया, हमें भी बड़ा लगा कि यार ये अचानक क्या घटना हो जा रही है। जिन पत्रकारों के भरोसे हर कोई हमारे पास आते हैं कि भैया, मैं तो कहता हूँ है महीने से अखबार का हर एक मुलाजिम भी खुद खबर है, दूसरों की खबर लिखता है। बिल्कुल। उत्तराखंड की खबर दिखाते दिखाते क्या आपको लगता था कि भी इतने सालों में क्या आप खुद खबर बन जाएंगे? खबर तो बनना ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं बनाऊं, कल आप बनेंगे। जिस दौर में ये पत्रकारिता जा रही है, जिस दौर में हम काम कर रहे हैं ना, ये होना ही था, ये मुझे पता था, क्योंकि लोगों ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। मैं कह रहा हूं अगर किसी को मेरी पत्रकारिता से दिक्कत तो वो आकर मुझसे बात कर ले, वो नहीं करेगा। ये पूरी घटना भी, अभी भी मैं कह रहा हूँ, कोई ये जोड़कर ना दिखा दे कि ये पत्रकारिता पर हमला कर दिया मेरी खबरों की वजह से, और कल के दिन दूसरा एंगल भी आ जाए, मैं तो उसका भी स्वागत कर रहा हूँ। मैं तो कोई पॉलिटिशियन हूँ, न मैं कोई पुलिस का आदमी हूँ। मैं एक लोगों के सवाल, जनता से जुड़े मुद्दे, जो समय की मांग है, जो समय कह रहा है, जो दिखाना चाहिए, जो ट्रुथ है, उसको सामने लाना मेरा फर्ज है। मैं लाते रहूँगा। और मेरे को पता था, मैं आज पिटा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ मैं कल और पिट जाऊँगा कहीं पर,
क्योंकि अगर यही परिपाटी जारी रही तो अगर ऐसा है तो है चिंताजनक तो है। इन शॉर्ट हुआ क्या था, थोड़ा सा वो मामला इन शॉर्ट बता लीजिए, हुआ क्या? देखिए परसों रात को हमारे फेसबुक पेज है जय भारत टीवी के नाम से, वो अचानक गायब हो गया, उसे बंद कर दिया गया। रात को 11:30 से 12 बजे के बीच ये सब कुछ घटनाक्रम हुआ। हम लोग परेशान थे क्या हुआ। रात को भी हम लोग ऑफिस में आए और देखा चीज़ें हुई, फिर हम सुबह का इंतज़ार किया। जो अपील का एक ऑप्शन आता है, बहुत ऑप्शन उसमें आते नहीं है, मेटा के जितना है फेसबुक में वो हमने किया है। और कल भी दिन भर हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ टेक्निकल लोगों से हमने बात की तो हमें पता चला कि जो हमारा फेसबुक पेज है वो इसलिए उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड में साइबर या पुलिस, क्योंकि उसमें आ रहा है ना हमारा जो ऑप्शन दिखाता है, मैंने बहुत सारे लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिया, लोगों से पूछा शेयर करेंगे मीडिया के साथ, आगे लॉ एंड ऑर्डर या वो लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर एक वो बात कही गई है कि भाई ये कानून से जुड़ा कुछ मामला है। उन्होंने हमें ये बताया, अभी हमें पता नहीं है। हम तो कह रहे हैं पुलिस को न्योता दे रहे हैं, मैं तो पुलिस मुख्यालय से अधिकारियों को भी कह रहा हूँ, साइबर के लोगों को भी कह रहा हूँ, आप मुझे बुला लीजिए, मैं अपनी चीज़ें लेकर आ जाऊँगा। आप मुझे बता दीजिए किस खबर से आपको लगता है कि उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो जाएगा। अगर आपने प्रूफ कर दिया कि इस खबर से लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होगा तो आप उस खबर को मेरे को वहीं पर डिलीट कर दीजिए। लेकिन जो हजारों खबरें उस पेज में हैं उनको क्यों हटा देंगे आप, ये हमारा सवाल था। इसलिए हम डिबेट चाह रहे थे, ये परेशानी थी हमारी। कल दिन भर हम परेशान थे, अभी भी हम समय मांग रहे हैं। डीजी सूचना आज आए थे मुझे मिलने, सुबह मुझे देखने आए थे घर पे, मैंने उनसे भी ये बात कही है। मैंने कहा सर हमारा दोष क्या है, आप मुझे बता दीजिए, आप जाकर मैसेज दीजिए ना हमारा, हम किसको जाएं, किससे मिलें। हम मेटा कहाँ बैठा हुआ है, उसने एक उत्तराखंड से गई एक मेल को उसने हाथों हाथ लिया, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है भाई, बिल्कुल जाहिर है पुलिस कर सकती है, करना भी चाहिए, लेकिन हमें बताएं तो हमें भी तो अपना बात कहने का मौका देना चाहिए। ये मैंने उनसे भी कहा है, मैंने कहा हमारी बात सुन लीजिए महाराज, हम बताएंगे आपको, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इस खबर से लॉ एंड ऑर्डर कोई इश्यू नहीं आने वाला। ऐसे मामले में होता ये है कि जनता तो पूछेगी क्यों पुलिस ने क्या कोई कानूनी नोटिस आपको भेजा? कोई नोटिस नहीं ऑफिस में नोटिस आया हो, क्योंकि फेसबुक की अपनी अदालतें हैं। हो सकता है किसी क्राइम में किसी देश में शायद वो धारा ना बनती हो सकता है कि वो धारा किसी देश में संगीन धारा में बदल जाए। हर देश के अपने कानून हैं, फेसबुक की अदालतें ये फैसला नहीं करती है। इसके लिए देश की जो एजेंसियां हैं, जो लॉ जिनका कायम करना, जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर कायम करना, तो क्या उन एजेंसियों ने जो ये महकमा जो उत्तराखंड में गृह विभाग या उत्तराखंड पुलिस के पास है, क्या उन्होंने कोई कानूनी नोटिस किसी खबर को लेकर, अब खबर पे बात हो रही है, किसी खबर को लेकर क्या भेजा अभी तक ऑफिस में? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया हमारे पास, कोई नोटिस नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ छोटा सा उत्तराखंड है, यहीं पर PHQ है, हमारे ऑफिस से तो बहुत नजदीक है, हमें फोन कर लेना, क्या दिक्कत है। तो ये शंका है, अब क्या फेसबुक की तो शंका भाई है आप बता दीजिए कि अगर फेसबुक को भी, हम तो फेसबुक को भी पूछेंगे, हम जाएंगे, हम तो लीगल तो लड़ाई तो लड़ेंगे, हम तो प्रूव करेंगे कि हमारी खबरों से कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला नहीं है। हम तो बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को दिखा रहे थे, आप कह रहे हो कि उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। ये बात हमें अभी तक पता चली है। अब हम जाएंगे आगे, जितना हमें बताया टेक्निकल लोगों ने कि ये होगा, इस वजह से आपका चैनल बंद हुआ है, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमें ये बुलाएं, हमें समय दें, हमारे पेज को खोलें, तत्काल खोलें, अगर इनको किसी खबर से आपत्ति हटा दें। ये तो एक अलग मामला है। तो इस बात का हमले से क्या संबंध है? तो पहली रात को फेसबुक पेज बंद हुआ, दिन भर हम परेशान हुए, शाम को मुझे पीट दिया। मैं ऑफिस से निकला 5:45 के बजे, मैं ऑफिस से हमेशा निकलता हूँ, उस दिन भी निकला करीब 5:50 के आसपास MKP चौक से नीचे मैं जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ पीछे से कोई तेज़ रफ्तार से एक्सलेट करते हुए बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी और कुछ बातें आपस में ज़ोर ज़ोर से बोलने की, जैसे कि कोई मुझे कुछ कहना चाहता हो, ऐसी मेरे पीछे आवाज़ आ रही थी। पर मैंने इग्नोर किया, मैं तो थोड़ा साइड भी किया कि कोई किसी को आगे जाना होगा वो चले जाए, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे, उनका कुछ और मकसद था। क्या बोले? उस समय तक मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, मैं आपको ये शुरुआत से बता रहा हूँ। जैसे ही मैं आगे गया और जब मैंने रेस कोर्स के लिए जो राइट टर्न वहाँ पर है, एक छोटा सा पैच है, सिंगल रोड है वो, और बड़ा ट्रैफिक भी कम रहता है, कभी आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा जितना ट्रैफिक और इधर उधर रेस कोर्स में और इधर अगर रोड में रहता है, वहाँ बीच से बहुत कम लोग गुजरते हैं।
और तो वहां पर जैसे ही मैंने टर्न किया, मैंने इंडिकेटर दिया, हाथ भी दिया, और हाथ भी उन्हीं लोगों के लिए दिया। मुझे लगा यार ये लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं, कुछ इधर उधर कर रहे हैं, मुझे लगा कि क्या पता किसी ने ड्रिंक की हो या कुछ ऐसा पीछा परेशान कर हो। रहे थे। हाँ, फिर मैंने जब हाथ देके मैं उधर को गया, जैसे ही मैं उस रोड में पहुंचा तो उन्होंने पीछे से एकदम मेरी बाइक के करीब आ गए, ऐसा लगा बिल्कुल कोई यहाँ पर आ गया हो, और उन्होंने वहां से ये कहा कि बहुत चलाता है तू, अब चलाइयो। मैंने कहा यार ये कौन है? मुझे चलाने का गाड़ी चलाने से भी हो सकता है क्या? उन्होंने मेरी पत्रकारिता को लेकर कहा, मेरी खबरों को बहुत लेकर खबर कहा। न्यूज चलाता है या गाड़ी चला रहा है बहुत तेजी से? हाँ, अब देखिए वही तो चीज है ना, उन्होंने क्या क्या कहने की कोशिश की, क्या वो बहुत चलाता है? और जब मैं उतरा, जब मैंने वहां पे मैंने स्टैंड में गाड़ी लगाई, वो आ गए, स्कूटी उन्होंने खड़ी की, तीनों लोग उठे, बिना हेलमेट के थे, हुडीज पहन रखी थी उसमें से एक ने, और दो ऐसे थे, बड़ी दाढ़ी लंबी दाढ़ी, एक की काली घनी दाढ़ी, और दो वैसे थे। मैंने बोला भैया क्या हुआ? अरे मैं तो, मेरे को किसी के पास वीडियो, कुछ लोग थोड़ा देर आए थे वहाँ पर, तो वो वीडियो भी मैं तो कह रहा हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास वो वीडियो तो प्लीज़ उसको सोशल मीडिया में डालिए, पुलिस तक पहुँचाइए, पता चले कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है एग्जैक्ट। तो जब मैं वहाँ पर उतरा, मैंने पूछा भैया क्या आप लोग क्यों? अरे कोई सुनने को ही तैयार नहीं था, वो तीनों इतने एग्रेसिव थे, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और इनके साथ कर दिया, और वो मुझे आज पूरी तरह से निपटाने के लिए आए हैं। इतना रौद्र बीच बचाव करने वाले में कोई नहीं था, कोई नहीं आया। कोई नहीं था वहां पर, शांत खड़े रहे उस समय कोई नहीं था। शांत तो बाद में होते, पहले था ही नहीं कोई। सुनसान इलाका। इक्का दुक्का लोग उधर को निकले, उन्होंने मुझे रोका, आगे से एक आदमी निकल गया और कोई ऐसा रुकने वाला था ही नहीं, और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, हमला शुरू किया मेरे ऊपर, मुझे पंचेज किए मुंह में, एक दो पंच मैंने बचाए, एक दो मेरे लगे मेरे दांत पे, दांत मेरा पूरा हिल गया है, और ऊपर अपर लिप कटा है, उसमें स्टिचेज किए हैं, और इधर चेस्ट में ये वो सब कुछ किया, नीचे पीछे नाला था, मेरा पैर उसमें चले गया, मैं वहाँ पर एकदम से कैप्चर्ड हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर हो गया, और यहाँ पर मेरी आगे बाइक है, मैं बाइक के इधर हूँ, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ, एक सामने से कर रहा है, फिर वो बाइक से इधर आ रहा है, और फिर मुझे बिल्कुल पीछे चिपका दे रहे हो। मेरे को भागने का भी रास्ता वहाँ पर नहीं था। मुझे ये लगा इनके पास कोई हथियार भी होगा, उस समय मुझे ये लगा कि भाई अब ये जिस अंदाज से ये भय उत्पन्न हुआ उस टाइम, लगा कि भाई बिल्कुल ऑब्वियसली क्यों नहीं लगा, मैंने कहा कुछ ना कुछ होगा भाई। घटना है पिछले कुछ दिनों हाँ, मैंने कहा जिस तरह का हो रहा है देहरादून में, सब कुछ चल रहा है, पूरे उत्तराखंड में हम लोग देख रहे हैं, और जो जिस तरह का थ्रेट महसूस हो रहा था कि यार खबरों को लेकर कुछ है क्या, चैनल भी बंद हो गया है और उस पर भी कार्रवाई हो रही है, बेवजह कार्रवाई हो रही है, अब ये क्या हो रहा है, ये कुछ नया है, उसी से जुड़ा, ये सब शंकाएं मन में आ रही थी, तो लग रहा था कि कोई हथियार भी साथ में होगा क्या, उससे ये अब हमला करेंगे। तो इतने में कुछ लोग और जो आए, तो फिर वहां पर एक दो लोग रुके तो उठे, बाइक से उतरे, और कुछ बाइक वाले थे, एक कार थी उसमें से, तो लोग कोई नहीं उतरे, लेकिन बाकी लोग उतरे, और उन्होंने अपना फोन निकाल कर वो रिकॉर्डिंग शायद करना चाह रहे थे। तो जब उनको पता चला कि अब एक दो मोबाइल सामने निकल गए, मेरा मोबाइल तो उन्होंने वैसे ही सीना झपटी में गिरा दिया, तब उन्होंने मुझे छोड़ा इमीडिएट, और वो अपनी स्कूटी में बैठे और वहां से फरार हो गए। ये वहां पर घटनाक्रम हुआ। एक फोटो में उनका पीछे से ले पाया, लेकिन उनके नंबर प्लेट में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी उसमें पुती हो जानबूझकर कि नंबर ना दिखे। वो मैंने पुलिस को भी दे दिया, पुलिस उनसे थोड़ा फिल्टर करके निकालने की कोशिश कर रही थी, पुलिस ने बताया। और उसके बाद मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, फिर मैं दून हॉस्पिटल गया, कुछ मेरे साथ के लोगों को मैंने फ़ोन किया, हम लोग दून हॉस्पिटल गए, मेडिकल करवाया, यहाँ स्टिचेस किए गए, थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, कुछ देर उन्होंने मुझे रखा, फिर उन्होंने मुझे बाकी बातें कही कि अगर आप अभी अब आप ठीक हैं और जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो आप इमीडिएट आइएगा, जो भी और आगे की चेकअप करवाने आप करवाइएगा। पुलिस के बार बार फ़ोन आ रहे थे क्योंकि वो घटनास्थल पर थे, इसलिए मैं वहाँ गया, पुलिस को तहरीर। जहाँ से संतुष्ट है पुलिस की? देखिए मैं तो इंतज़ार कर सकता हूँ। नहीं, जो कार्रवाई हुई आपके मामले में, जो कार्रवाई हुई, जब उन्हें पता चला कि घटना किसी पत्रकार के साथ हुई है, तो उसके बाद कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई क्या? उस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जितनी अभी तक हुई है मैं संतुष्ट हूँ। मैंने बताया ना मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन उन लोगों के फ़ोन मुझे आने शुरू हो गए थे कि भाई आप कहाँ हैं, आप आइए, हम लोग घटनास्थल पर जहाँ ऐसे बताया गया हम वहाँ पर यही है क्या, आप आएंगे तो सही रहे। तो मैंने कहा मैं हूँ, अभी मुझे रोका गया है, मेरी ब्लीडिंग हो रही है, तो मुझे कुछ देर इन्होंने यहाँ रोकने को कहा है, मैं एकदम नहीं आ सकता। तो उन्होंने बोला आप कोई नहीं, आप रहिए, वहाँ पर रहिए, हम लोग यहीं वेट करेंगे, आप आएंगे, हम आपको आपसे समझेंगे चीज़ें कहाँ पर क्या हुई। वो 3 लड़के पकड़ में नहीं आए अभी तक? नहीं आए, शायद मुझे कोई फ़ोन भी नहीं आया। राजधानी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड के अंदर राजधानी देहरादून में खड़े हैं, और जो एमकेपी चौक का जो आप इलाका बता रहे हैं, ये सब आसपास के पॉश एरिया में आता है, ये कहीं आउटस्कर्ट नहीं है देहरादून का, ये बिल्कुल एक सेंटर प्लेस है जो कैमरों से कहीं ना कहीं लेस है।
और कहीं ना कहीं देहरादून के डीएम भी बोलते हैं कि भाई सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है पूरे देहरादून को। तो क्या लग रहा है कि भाई अपराधी अभी तक शिकंजे से बाहर कैसे? देखिए, अब ये भी हो सकता है कि मैं जल्दबाजी करूंगा अगर मैं कहूँगा कि अभी तक सब कुछ हो जाना चाहिए था। पुलिस अपना काम कर रही है और देखिए वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को कैसे पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ने ये भी कहा था कि हम स्मार्ट सिटी वालों से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, हम आईटी पार्क भी जाएंगे, कुछ शायद स्मार्ट सिटी के भी कुछ कैमरे लगे हुए हैं। मैंने कहा कि आप जिस समय मैं गया एमकेपी चौक से, जब मैं आगे जा रहा था, उस पूरे इलाके में जितने लोग बाइक वाले, बाइक सवार इधर से उधर जो भी जा रहे थे, कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के नहीं दिखा, नंबर 1। और कोई भी आदमी, कोई भी ऐसी 2 व्हीलर नहीं था जिसमें 3 लोग बैठे, वो इकलौता ही था। उसको पकड़ना तो बहुत आसान है, एमकेपी चौक में पता कह रहे बड़ा क्लू हो सकता है पुलिस के लिए। हाँ बिल्कुल। 3 मतलब वो है ना कि वो जैसे वो चल रहे थे ना सड़क पे, जिस अंदाज से वो गाड़ी चला, उनको ना दूर से देख के पता चल जाएगा किसी को कि भाई ये कौन लोग हैं, ये ऐसे क्यों चल रहे हैं। और आपने फोटो खींची है कुछ? मैंने पीछे से फोटो खींच पाया ना, वो भागे जब वो कह रहे पुलिस कह रहे धुंधली सी है, वो नजर नहीं आ रहा। हाँ, उसमें नंबर प्लेट में मिट्टी लगी हुई नजर आ रही है, तो उनको पता नहीं चला। हालांकि 1718 या कुछ ऐसा नंबर बता रहे हैं ऊपर। वो कह रहे हैं हम सीरीज ढूंढ लेंगे, जो भी वो कल भी कह रहे थे, पर अभी तक उन्होंने उनको नहीं पकड़ा है। वो कह रहे हैं हम खोजबीन कर रहे हैं। मैं तो इंतजार करूंगा, मुझे जल्दबाजी नहीं है, मुझे जल्दबाजी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा था, कुछ साथियों ने मुझसे पूछा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अब दोबारा पुलिस से कह रहा हूँ कि आपको किसी निर्दोष को पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है किसी निर्दोष को पकड़ लेंगे संतुष्टि के लिए? भाई मैं नहीं हो सकता, ऐसा लगता है आपको? मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में कोई गलती कर जाए, वो किसी से कोई चीज ऐसी हो जाए कि आप लेकर आए और वो फिर आपने मुझसे पहचान करवा ली। आप पहचान लेंगे उन लड़कों को? मैं पहचान लूंगा, उसमें से एक को तो मैं बिल्कुल अच्छे तरह से पहचान लूंगा, वो दाढ़ी वाला है। अब वो मेरे सामने आएगा, मैं उसे पहचान लूंगा। दूसरे वाले को भी मैं पहचान लूंगा, क्योंकि शाम का वक्त था और इतनी जल्दी हुआ। अब आप सोचिए ना, आप फर्ज कीजिए आपके साथ ऐसा हो जाए, आप खड़े हैं और कोई व्यक्ति आए और आपको पंच लगना शुरू हो जाएंगे, वो आप किसको देख पाएंगे? आप अपना बचेंगे क्या करें? मेरा हेलमेट इधर गिर रहा है, मेरा फ़ोन उधर जा रहा है, और मुझे ये डर लग रहा है कि आप ये क्या निकालेंगे, कौन सा हथियार निकालेंगे, मुझ पर हमला करेंगे। मैं समझ रहे ना, वो एक पॉइंट में ना कितनी पिक्चर मेरे दिमाग में चल गई फैमिलीज को लेकर और ये वो। मैंने कहा ये मतलब आज समझ रहे ना आप, तो वो पूरा ब्लैकआउट चीज़ें होने लगी। देखिए वो 2 होते मैं संभाल लेता या मैं उनको रोकने की कोशिश करता, वो तो था ही नहीं, एक इधर से एक उधर से, सामने वाला। आप कह रहे अचानक से सब कुछ हुआ? और कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी सपने में नहीं सोचा था। बार बार सवाल उठ रहा है कि मेरी खबर से, मेरी पत्रकारिता से किसी को परेशानी है। मैं कहता हूँ अगर होती, मुझे इतना विश्वास तो है उत्तराखंड के लोगों पर, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी, मतलब किसका नाम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। खबर आपको लगती है भाई ईमानदारी से? अरे मेरे कोई आपने पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसी खबर आपको लग रही हो कि उस खबर को? कोई खबर नहीं, मुझे कोई खबर नहीं लगती जो किसी को असहज करती है। कैसे कर लेगी असहज? आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, जय भारत टीवी के YouTube चैनल पर जाइए, आप खुद देख लीजिए पिछले कुछ दिनों की मैंने किसके इंटरव्यू किए हैं, क्या बात की है, क्या करता। और वही चीज को अगर आपको और एनालिसिस करना है तो आप 1 साल पीछे जाइए, आपको वही पैटर्न नजर आएगा। मैं वही खबरें करता हूँ। अब किसी का घर टूट रहा है तो मैं जाऊंगा ना वहां पर। तो हेम भाई, ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर हम एक चीज देखते हैं कि कैरेक्टर एसिनेशन, यानी कैरेक्टर को या तो बनाने की कोशिश होती है या कैरेक्टर को गिराने की। छवि पे सवाल उठते हैं। संभव है इस घटना के बाद हेम भट्ट का पूरा इतिहास खंगाला जाए, उनकी खबरों को देखा जाए, उसे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ा जाए, उसे किसी एजेंडे से जोड़ा जाए, उसे किसी धर्म संप्रदाय से जोड़ा जाए? क्या इस तरह का कोई संशय मन में चल रहा है या नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और मैं तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आप मेरी पूरी कुंडली खंगाल लीजिए, कुंडली खंगाल लीजिए। जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं वहीं मेरा घर है, टीमा का ही रहने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, संभालिए। नैनीताल में पत्रकारिता की है, अमर उजाला जागरण दोनों में रहा हूँ, वहाँ काम किया। उसके बाद समाचार प्लस एक चैनल था, उसमें लंबे समय तक, कुछ समय तक काम किया। फिर एक हिंदी खबर न्यूज़ चैनल में रहा, और फिर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। मर्जी जो जांच करवानी है करवा लें, जो जांच करवानी है मेरी करवा लें। मेरे कैरेक्टर को पता करना है, मैं कौन हूँ क्या, सब कर लें। मेरा पूरा ओपन किताब है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई न्याय मिल जाए, न्याय मिल जाए, हाँ न्याय मिल जाए, न्याय मुझे मिले और देहरादून के लोगों को। पिछले कुछ दिनों से देहरादून के लोग आशंकित हैं, बहुत डर है लोगों के मन में, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, और फिर ये मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ है।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको सच बताऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे पिता पिछले 1 साल पहले वो गुजरे, सेना में थे वो, 71 का वॉर लड़ा। हमेशा कहते थे मुझसे कि गलत रास्ते पर नहीं चलना है बेटा, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, उसके लिए डट कर मुकाबला करना है। आज वो नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने जब वो फ़ोटो देखा, वो परेशान थी, मैंने उनको किसी तरह समझाया। मुझे लोगों को बताना भी था, मैं वो पोस्ट भी नहीं डालना चाहता था। मेरे साथ के बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने बोला ऐसा मत करिए, एक घटना घटी है, लोगों को बताइए कि ये चीज़ हुई है, ये सूचना देनी बहुत ज़रूरी है आपके स्तर पर। तब जाके मैंने वो पोस्ट डाली है। और मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं है कि लोगों को ये, और एक देखिए ऑलरेडी माहौल ख़राब है ना, चारों तरफ से कभी कुछ हो रहा है। पुलिस की अपनी सरदर्दी है, पुलिस की अपनी चीज़ें हैं भाई, उन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो पहले भी उठते रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, कई चीज़ें लापरवाही जनित भी होती हैं, कुछ चीज़ों में जल्दबाजी कहीं पर किसी मामले में कर दिया, फिर लोग सवाल उठाते हैं कि पुलिस की प्रक्रिया, ये कार्यप्रणाली है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मेरा कहना है कि एक साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो उससे चीज़ें पैनिक क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने सबसे पहले, पुलिस के लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा साहब मेरी ये तहरीर है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप जांच कीजिए, आप समय ले लीजिए। यहाँ भी पत्रकार लोगों जो बुलाया संगठन ने, मुझे प्रेस क्लब संगठन ने, अध्यक्ष जी आए, घर भी आए, यहाँ भी आए, उन्होंने भी ये बात, मैंने इनको भी यही बोला, मैंने कहा आप लोग फैसला, मेरे को कोई हरी नहीं है, मैं न्याय पाकर कर भी क्या लूँगा। मेरा दांत टूटना था टूट गया ना, होंठ कटना था कट गया, मुझे पिटना था मैं पिट गया। अब तो वो लोग मेरे सामने आऊँगा, मैं कहूँगा मत मारो यार, इनको भी मत मारो, उन्होंने मुझे मार लिया, कोई बात नहीं, क्या करेंगे। रास्ता यही है, पत्रकारिता ऐसे ही चलनी है, और उसमें हमें ये कष्ट भोगना है, हम भोग रहे हैं इस दौर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस दौर की पत्रकारिता में जो अंधेरा छाया है वो बहुत घना होता जा रहा है, बहुत घना। कहते हैं कि हर रात की एक सुबह होती है, लेकिन ये जो अंधेरा छाया है वो उसकी सुबह हो ही नहीं रही। ये सबसे बड़ी बुरी बात लगती है। एक तो अंधेरा, ऊपर से दोधारी तलवार पर पत्रकार चल रहा होता है, खुद से लहूलुहान हो रहे होते हैं, आज तो फिजिकली भी हो गए हैं, मेंटली कितना लहूलुहान होते हैं आपको तो पता है। मानसिक तौर पर हर दिन दिमाग से खून रक्त बहता है, इतने पीड़ित रहते हैं। ये तो शारीरिक है, और ऊपर वाले ने भी थोड़ा इतना मजबूत बना दिया है, ठीक है पीट लो, आपका मन शांत हो जाए, आपको अच्छा लगे, आप अपना गुस्सा जाहिर कर दे रहे हो, आप कर दीजिए, लेकिन किसी आम आदमी को मत परेशान कीजिए, और जो व्यवस्था है उसको ख़राब मत कीजिए। पुलिस को समय लेना ले ले और इसका खुलासा कर दे, मैं तो यही चाहता हूँ। जी, आज आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है, ये जीवटता दिखानी होगी। जो हमला हुआ हेम भट्ट पर, वो हमला सिर्फ हेम भट्ट पर हमला नहीं माना जा रहा। पत्रकार बिरादरी आज एकजुट हुई और एक संकल्प हुई, दृढ़ संकल्प हुई, और एक ही नारा था कि ये समस्त पत्रकार बिरादरी पर हमला है। पिछले कुछ समय से राजधानी देहरादून और आसपास के जो जिले हैं वहां पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल कानून व्यवस्था पर जरूर उठ रहे हैं। साथ ही पुलिस भी ये कह रही है कि वो अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है। पुष्कर धामी भी पुलिस प्रशासन की चुगलियां कसते नजर आते हैं। उसके बाद डीजीपी हाई लेवल की मीटिंग लेते हैं और कहते हैं कि सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड पर आती है, फास्ट मोड पे आती है, लेकिन उसके एकदम तत्काल बाद पत्रकार हेम भट्ट के साथ ये घटना हो जाती है। ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन वो बात है ना, माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहां मना है। उम्मीद है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी महफूज रहेगा उत्तराखंड में, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भी ईमानदारी से अपना काम करती हुई नजर आएगी। तभी तो लोकतंत्र भी बचेगा और तभी जनता कहेगी कि यही है तीसरे दशक का उत्तराखंड। और हमें भी सोचना होगा, क्या यही उत्तराखंड है जिसका सपना हमने देखा था, या तीसरे दशक की उत्तराखंड की परिभाषा क्या है? यकीन मानिए वो परिभाषा एक शांतप्रिय राज्य की है,
जहां पर हर कोई सुरक्षित हो, महफूज हो और तरक्की के पथ पर अग्रसर हो। हम सबको मिलकर उस पथ पर उत्तराखंड को ले जाना है। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।